हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सुनकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर क्या है। जैसे कि अब आपको बता दें, जिस तरह माहौल दिख रहा है, अब एनआईएस डीएलएड को जीत के एकदम बिल्कुल करीब पहुंचने वाला है। जैसे कि जब से ट्रांसफ़र पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है, जो कि विश्वनाथ जी की टीम को हमें बिल्कुल दिल से धन्यवाद भी करना चाहिए। और साथ साथ अब देखेंगे तो पप्पू यादव सर जी हैं, जो बिहार से एक एनआईएस डीएलएड के अच्छे लीडर के तौर पर और अच्छे उनको एक्सपीरियंस भी है, अब वो भी साथ में आने के लिए तैयार है। साथ साथ सबसे आग्रह भी कर रहे हैं, जितने भी भारत के एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं, जहां पर कोई भी लीडर्स हैं जो एनआईएस डीएलएड के संघ के अध्यक्ष हैं, एक साथ आएँ ताकि इस ट्रांसफ़र पिटीशन को हम जीत के एकदम करीब लाएँ या जीत तक पहुंचा दें। तो सभी आपको डायरेक्ट हम पप्पू यादव सर से भी बात कराएंगे। और देखिए, जिस तरह का माहौल अब बन रहा है, ये एनआईएस डीएलएड को एक जीत दिलाएगा। कहते हैं ना, एकता में शक्ति होती है, तो ये अगर एक साथ आएंगे तो जीत निश्चित होगी। चलिए हम आपको बात कराते हैं पप्पू यादव सर का क्या कहना। बिल्कुल पूरी वीडियो देखें तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले सबको पता है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एक बेहतर वकील मुकुल रोहतगी से हमने बहस करवाया था। बहस करने के बाद हमको कहा कि भाई आप 32 पिटीशन में नहीं आइए, आप पटना हाईकोर्ट जाइए, या 3 राज्य को लेके गए हैं, इसमें किसी राज्य में, एक राज्य में आप हाईकोर्ट से आइए, तब हम आपका सुनेंगे। हमने वो प्रक्रिया में डाल दिया था। वेस्ट बंगाल में हमने केस कर दिया था और बहुत जल्द अभी जो एडवोकेट जो हमें आश्वासन दिए थे कि हम हर हाल में जो गर्मी की जो छुट्टी के पहले उसको हम लोग डिसमिस करा देंगे। लेकिन इसी बीच विश्वनाथ जी और उनकी टीम द्वारा ट्रांसफर पिटीशन लेके गया था सुप्रीम कोर्ट में। और उसकी जो है, आपको पता ही है, 13 तारीख को उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, जो भी मामला है उसको हम सुनेंगे। अभी एक्सेप्ट किया है। इसमें कई हमारे जितने भी साथी हैं, उन्होंने कहा था कि सर, आपने कहा था कि एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आप उसमें हस्तक्षेप कीजिएगा, उसमें आप आगे बढ़िएगा, उसमें सब कोई मिलके इसमें काम कीजिएगा। तो ये बात भी सही है। और क्योंकि हमने जो एसएलपी का जो रास्ता था वो सबसे दुरुस्त रास्ता था कि भाई एसएलपी हम सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा था कि आप जो है हाईकोर्ट के रास्ते आइए, एसएलपी लेके आइए। और एसएलपी हर हाल में सुना जाता है, उसमें किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसी बीच यदि कोई बीच में कुछ कामयाबी मिली है, मामला एक्सेप्ट हो गया है, तो उसको हम लोग दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यदि हम उसको छोड़ देते हैं, उसमें हम समर्थन नहीं करते हैं, उसमें सहयोग नहीं करते हैं, तो फिर वही स्थिति हो जाएगी जो उत्तराखंड के जो साथी हैं नंदन बोहरा जी, उन्होंने केस लेके गया था और हमने सहयोग करने की बात कही थी और लोग अपने अपने कदम से चले और उसका खामियाजा चुकी। और उस समय हम लोग भी छोड़ दिया था कि भाई चलो भाई, लोग अपना जीत पकड़े हुए हैं, ये लोग अपना करने के लिए खुद कह रहे हैं, तो छोड़ दो भाई, 5 हाईकोर्ट का जीत है, ऐसा थोड़ी होगा, गड़बड़ तो होगा नहीं। लेकिन अंततः परिणाम बहुत बुरा हुआ। परिणाम ये हुआ कि आज सब कोई सड़क पे है, हम लोग भी परेशान हैं, अभ्यर्थी भी परेशान है। डिग्री रहते भर में डिग्री वैलिड नहीं है। तो वो गलती को दोबारा ना दोहराया जाए, इसके लिए हम लोगों ने अभी विचार कर रहे हैं कि नहीं भाई, ट्रांसफर पिटीशन यदि एक्सेप्ट हुआ है तो उसमें हम लोगों को मिलजुल के, जो वकील हम लोग आपस में राय मशवरा करके, जो बेहतर वकील उसमें रखा जा सकता है उसको रखा जाएगा और उसमें सुनवाई कराया जाएगा, ताकि जो है कुछ उम्मीद की किरण हम लोगों को जो दिखाई दे रही है वो उस पर मुहर लग जाए। और यदि उसमें डीपी में कुछ गड़बड़ हुआ, मान के चलिए कि कोर्ट नहीं सुना या कोई समस्या क्रिएट कर दिया, तो फिर एसएलपी तो है ही, वो तो अंतिम जो विकल्प है हमारे पास, वो हम उसको भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल यदि कोर्ट सुनने के लिए यदि तैयार है तो हमको अपना बात कहने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। लोग कूद रहा है कि एनआईएस को जीत मिल गया, अब तो हम निकल गए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, अभी मामला सिर्फ एक्सेप्ट हुआ है, कोर्ट ने कहा है कि हम सुनेंगे। अभी दिल्ली दूर है, एक्सेप्ट होगा, उसके बाद जब कोर्ट खुलेगा तब क्या होगा कि उस जिस बेंच में मामला है हमारा, वो बेंच बढ़िया है, ये आप जान लीजिए, बेंच बहुत बढ़िया है। वह बेंच को लगेगा कि हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है, वो ट्रिपल बेंच भी दे सकता है, गवाई सर के भी बेंच पे भेज सकता है। या एक और समस्या है कि भाई कोर्ट अभी जैसे ही कोर्ट ओपन होगा, जो तारीख हम लोग को मिला है, शेड्यूल जो तय हुआ है, उस दिन सभी स्टेट को बुलाया जाएगा। बिहार और यूपी दो राज्य के लोग उसमें पार्टी बने हैं, तो स्टेट को बुलाया जाएगा और स्टेट से पूछेगा, मतलब एडवोकेट जनरल को बुलाया जाएगा। एडवोकेट जनरल नहीं आएंगे तो उनके जूनियर को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई जरा बताइए इस मामले में हाईकोर्ट में क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। तो यदि स्टेट अप्रोच कर देगा, स्टेट कुछ बोल देगा कि नहीं हम तो सुनवाई करा रहे हैं, तो एक संभावना ये भी है कि फिर से हाईकोर्ट में मामला भेज देगी और कोर्ट आदेश दे देगी इस हाईकोर्ट में जल्दी से निष्पादित हो कीजिए। तो कहने का मतलब है कि अभी जब तक हमारा मामला गवाई सर के बेंच में न चल जाए,
या ट्रिपल बेंच में ट्रांसफर हो जाए। हो सकता है, संभावना है कि गवाई सर का जो जजमेंट है उसको ट्रिपल बेंच में भी कोर्ट को लगेगा तो भेज सकता है, लेकिन जिस कोर्ट में मामला है वो कोर्ट तो नहीं सुनेगा, ये बात तो तय है। इसलिए नहीं सुनेगा कि डबल बेंच का मामला पहले डिसाइडेड है और डबल बेंच का जो मामला है उसमें कोई भी जो हमारा निर्णय नहीं हो सकता है, या तो गवाई सर के बेंच में जाए या ट्रिपल बेंच में जाए। जब गवाई सर के बेंच में जाएगा या ट्रिपल बेंच में जाएगा तब आप मान के चलिए वहां सुनवाई होना शुरू हो जाएगा। वहां भी जाएगा तो गवाई सर हो सकता है बोल देंगे क्या मामला है, तो हुजूर ऐसा ऐसा मामला है, आपका जो जजमेंट है उससे हम प्रभावित हैं, डिसाइडेड मामला है। तो हो सकता है कि कोर्ट कह देगा तो डिसाइड कर दिए हैं, लेकिन हम लोग का वकील कहेगा हुजूर हमारे राज को नहीं सुना गया, हम लोग के पास पॉइंट है, हुजूर हमारा राज को सुन लीजिए, इसमें ये पॉइंट बाकी रह गया है। तो संभावना बहुत है, लेकिन निगेटिव भी है। तो अभी यूट्यूब पे हम देख रहे हैं कि लोग इतना हल्ला मचा दिया है कि अब जितना भी रेगुलर जो एक्टिविटी, रेगुलर जो डिलीट वाले हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि कई ग्रुपों में इतना एक्टिव हो गया है कि लोग आ जाएगा तो भीड़ बढ़ा देगा, ये लोग आ जाएगा तो हम देख रहे हैं कि सभी ग्रुप में हमारा जितने भी गवर्नमेंट टीचर है सब जगह बेचारा वो देखते रहते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। तो कृपया करके जो है आप इंटरनली जो काम हो रहा है उसको बहुत उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग तरीके से इसको हम लोग देखने की आवश्यकता है। और जब कोर्ट सुनना शुरू कर दे, अभी तो 1.25 महीना का समय है हम लोग के पास, हम लोग भी इसमें जितने भी टीआर 2 के जो अभ्यर्थी हैं, उसके बाद कुछ टीआर 3 के अभ्यर्थी हैं, उसके बाद जो वेस्ट बंगाल के जो हमारे 7 पटिशनर हैं, उन सभी को हम ट्रांसफर पटिशन में केस वहां पे फाइल करेंगे, ट्रांसफर कराएंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी मिलजुल के ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। यदि इसमें कोई कहेगा कि नहीं हम अकेले करेंगे, वो कहेगा हम अकेले करेंगे, तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। साथ है कुछ साथी, जो एक बड़ा दल है वो आसाम के लीडर के साथ है, ठीक है। तो हमारा ये कहना है, वेस्ट बंगाल के कुछ साथी हमारे साथ हैं, कुछ साथी किसी और दल के साथ हैं, तो हमारा यही कहना है कि भाई ये अंतिम बार सभी लोग जो पटिशनर जिनका है वो लेके चले, अपना फंड लेके चले, सब एक साथ मिला के राय मशवरा करके कौन वकील रखना है नहीं रखना है। स्टार्टिंग में तो हमारा कल ही सभी उन लोगों से बात हो रहा था, विश्वनाथ से भी बात हो रहा था कि भाई शुरू में हम लोगों को, क्योंकि अभी अभ्यर्थी इतना का पैसा बर्बाद हो गया है कि हम लोग को फूक के कदम रखना है। हम लोग जो है अभी मिडिल रेंज का वकील रखेंगे, गवाई सर के बेंच में जब तक मामला नहीं चल जाता, जब तक ट्रिपल बेंच में मामला नहीं चल जाता है, मिडिल रेंज का वकील रख के हम लोग जो है न ज्यादा महंगा वकील न ज्यादा सस्ता वकील, एक एवरेज वकील 5 लाख का 6 लाख का जो भी वकील है जो बेहतर हो, हमारी बात को रख सके, उस रेंज का वकील रख के, क्योंकि हम सभी साथियों को बताना चाहते हैं कम से कम 5 हेयरिंग होगा, हम जुड़ा देते हैं। 1 हेयरिंग हो गया है, 1 हेयरिंग जब कोर्ट खुलेगा तब होगा, 2 हेयरिंग हो गया, तीसरा हेयरिंग गवाई सर के बेंच में जाएगा, ट्रांसफर होगा तो गवाई सर एक दिन सुनेंगे, हो सकता है कि स्टेट को बुला ले तो एक हेयरिंग और हो जाएगा, यदि ट्रिपल बेंच में मामला गया तो 1-2 हेयरिंग वहां पे भी होगा। तो कहने का मतलब 5-5 लाख रुपया का भी वकील रखेंगे तो 25-30 लाख रुपया आपको लगेगा। और एक आदमी का क्षमता नहीं है कितना पैसा इकट्ठा करके कोई भी सुनवाई करा ले, ना पप्पू कुमार का क्षमता है और ना बाकी जो हमारे बाकी राज्य के, हालांकि हम लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भाई, तो हम लोग तो भाई किसी तरह प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छा हो, लेकिन अभी जो परिस्थिति है ना, अभी उस परिस्थिति में क्योंकि एक बड़ा बजट हम लोगों ने खर्च किया, अभी फिर इधर खर्च हुआ, पहले भी कई लोगों ने मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराया नंदन बोरा जी की तरह, वहां पर भी लोग अभ्यर्थियों ने सहयोग किया। तो भाई एक अभ्यर्थी कितना फंडिंग करेगा, लेकिन अब भाई केस जितना है तो लड़ना तो पड़ेगा। आपके किस्मत में ही लिखा था तो अब क्या कीजिएगा, जो किस्मत में जो लिखा है उसको तो धो नहीं सकते हैं लड़ने के अलावा। अब जो बिकना होगा बिकेगा। एक और अंतिम बार गवाई सर के बेंच में यदि मामला चल जाता है तो एक अंतिम बार हम वहां कहेंगे अपना बात, कंसीडर होगा तो ठीक है, नहीं तो उस कागज का टुकड़ा को सबको फाड़ कर फेंकना पड़ेगा, यही रास्ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सभी, अब देखिए अब कई लोग इतना कभी कभी आप हौसला अपना कंधे पे थोड़ा सा भार उठाए और इसको उठा के चले, ठीक है। हमारे जितने भी टीम है बहुत लोग गुस्सा में है, क्या छोड़ दीजिए सर, क्या है नाम में, आपको जब आप पे आएगा दुख तो आप समझिएगा। लेकिन हम उन लोगों को समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं ना होता है, यदि आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं तो करने दीजिए, जिसको जो बोलना है। चंद लोग गिना चुना 2 लोग 4 लोग यदि आपके बारे में नेगेटिव बोला, पूरा टीम, पूरा पटिशनर, पूरा गवर्नमेंट टीचर आपके साथ है ना, पूरा बिहार आपके साथ है, 10 लोगों का नेगेटिव बोलने से क्या हो जाएगा। तो यही बात है। तो हम लोग जो भी है ट्रांसफर पटिशन, हम लोग कुछ दिनों में, अभी तो हम थोड़ा 10 दिन बिजी हैं, जितने भी गवर्नमेंट टीचर है वो 10 दिन बिजी है, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन में हम लोग का ड्यूटी लगा हुआ है, तो 10 दिन हम लोग बिजी हैं। लेकिन इसी बीच हम लोग जो है 10 दिन के बाद फ्री हो जाएंगे। हम लोग पास वक्त अभी है, काफी वक्त है, तो
इस बीच जो है हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि ट्रांसफर जितना भी हमारे साथ जितने भी पिटिशनर हैं उनको सबको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाए और जो है फिर से जो है हम लोग एक मुहिम शुरू करेंगे। इनसे जो भी जो लिमिट फंड हम लोग इकट्ठा करेंगे और करके सबके सहमति से सबके सहयोग से इसको किया जाएगा। एक आदमी को जिम्मेवारी यदि हम लोग छोड़ देते हैं करने के लिए तो फिर ये एनआईएस मटिया मेट हो जाएगा। यदि इस बार गिरा तो मुश्किल है फिर भाई। कुछ काम कीजिए। अभी लोग जब फंड घट रहा था विश्वनाथ जी हमको फोन किए, हम फोन नहीं उठाए, फिर कॉल बैक किया हमने, बोले सर नहीं हो पा रहा है, 50,000 रुपया बोले थे आप। हम बोले कि भाई मीनाक्षी अरोड़ा को नहीं हो पा रहा है। हम बोले कि ठीक है अभी 5 मिनट भेजते हैं। अरे पीड़ा तो हमको भी ना है सर, हमारे पास जो कुछ फंड बचा था हमने तुरंत भेज। हमको सर फंड अब हाईकोर्ट में अभी वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट में हम केस लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में। कुछ लिमिट फंड हमारे पास बचा है जो सुप्रीम कोर्ट के में जाने के बाद आदमी चुसा जाता है। अच्छा हमको जितने भी लोग अभी हम यूट्यूब पे आना बंद इसलिए कर दिए थे कि लोगों को फंड इकट्ठा कर रहा है भाई, हम उसमें आके हस्तक्षेप ना करें। तो हम बीच छोड़ दिए थे कि भाई अभी लोग काम कर रहा है तो भाई करने दिया जाए। समझ में आ गया फंड कितना मुश्किल से इकट्ठा होता है। 3-4 लाख रुपया इकट्ठा करने में मैल छूट गया, सबका चोकर छूट गया। रोज लाइव रोज दे हमको बड़ा दया आता था कि भाई करे तो क्या करे हमारे। ठीक है तो अब जब तक ये मान नहीं हो जाता है, जब तक कुछ अच्छा नहीं हो जाता है, देखिए सर डिसाइडेड मामला है। डिसाइडेड मामला में उम्मीद सर ना के बराबर होता है, लेकिन हमारे केस में मेरिट है तो हम लोग हिम्मत कर रहे हैं। ठीक है कि भाई इसको आगे बढ़ा जाए। तो खैर जो भी हो हम लोग सर ऐसा करते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को मैं जितने भी हमारे पटिशनर हैं उनको बताना चाहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन का आवश्यकता होगा तो आपको सूचना हम देंगे और देखिए आप लोगों का हम लोग बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में आपको तुरंत दिखने लगेगा। थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, हम ट्रांसफर उस केस को कराएंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर वकील के साथ सुनवाई कराएं और जो भी क्या फंडिंग करना है कैसे करना है हम लोग तय कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या है। लेकिन जो भी हम अब हियरिंग वाइज बहुत मिनिमम अमाउंट अभ्यर्थियों से कलेक्ट किया जाएगा ताकि किसी को गवर्नमेंट टीचर तो करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे हम लोग भी सहयोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और करके जैसे जैसे पॉजिटिव होना शुरू होगा, अभी तो एक मिडिल रेंज का वकील रखेंगे, मैं पहले भी बोला हूँ, जैसे जैसे लगेगा कि कोर्ट हमारे तरफ रुख बढ़िया कर रही है तो हम लोग जैसे बाकी जो केसेस में होता है कि भाई अंतिम में बेहतर वकील के साथ एकदम घर के एकदम पूरा निचोड़ दिया जाता है नींबू को, उस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो वो सब हम लोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रक्रिया और वो सारा काम उससे हो जाएगा। अलग बात है कि हम लोग को थोड़ा फीस ज्यादा देना होगा क्योंकि एक एडवोकेट से आप ज्यादा काम कराएंगे तो वो फीस एक्स्ट्रा लेगा। देखिए तो वो करके हम लोग कराएंगे वो सबको। जितने भी सर अब ट्रांसफर ही होगा तो TRE 2 भी ट्रांसफर होगा, TRE 3 भी ट्रांसफर होगा और जितने भी केसेस सब ट्रांसफर होगा। और यदि हो सकता है कि वहां से डिस्पोजल हो जाए, डिसमिस कर दे या न्याय मिल जाए, डिसमिस हो जाएगा तो हाईकोर्ट फिर दोबारा हम लोग आ जाएंगे। यदि अब नहीं न्याय मिल गया तो मिल गया, हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग सर ऐसा नहीं है कि वो सब जितना भी केस है ना सबको, जो जैसे 3 लोग को विश्वनाथ जी लोगों ने पार्टी बनाया है TRE 3 में से, बाकी जो लोग बच गए हैं उसको भी हम लोग लेके जाएंगे। वो बाकी लोग रिस्पोंडेंट बने हुए, बाकी लोगों को भी हम लोग वहां पे टैग कराएंगे। सारे लोगों को पहले हम कुछ अभ्यर्थी को लेके जाएंगे, फिर उसमें से देखेंगे नहीं होगा तो आइए फाइल कर देंगे। उसमें बहुत विकल्प है, सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक वकील सुनवाई करेगा सब पे। तो जितने भी अभ्यर्थी या तो बीएड अभ्यर्थी 6 to 8 में है या रेगुलर डीलेड अभ्यर्थी 6 to 8 में है या 1 to 5 में है या NIS अभ्यर्थी 1 to 5 में है, ये सभी अभ्यर्थियों को हम आज से आगाह करना चाहते हैं। आगाह ये करना चाहते हैं कि सीटेट एक्ट केस मतलब 2 तरह का TET होता है। एक TET होता है राज्य का, दूसरा होता है केंद्र का। तो जो राज्य का TET होता है उसको बिहार में बीटेट बोलते हैं, झारखंड में जेटेट बोलते हैं और बाकी जगह जो नाम है वेस्ट बंगाल में सबका अलग अलग तरह का नाम से जाना जाता है। तो जो सीटेट है उसके बारे में हम बता देते हैं कि जो राज्य सरकार बीटेट का मतलब बिहार का हम एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, जो राज्य सरकार बीटेट कंडक्ट कराती है वो राज्य सरकार सीटेट को नहीं लेगी। राज्य सरकार का TET होना चाहिए राज्य में शिक्षक बनने के लिए, और केंद्र में शिक्षक बनने के लिए केंद्र सरकार का सीटेट होना चाहिए। ये रेगुलेशन है, ये नियम है। लेकिन उसमें एक छूट दिया गया है। छूट ये दिया गया है यदि राज्य सरकार TET कंडक्ट नहीं कराती है या साल TET कंडक्ट नहीं कराती है हर एक साल, तो वो सीटेट को ले सकता है। एक उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन NCT का जो रेगुलेशन दिया गया है, लेकिन NCT का जो रेगुलेशन है, NCT का जो सर्कुलर है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई प्रोप्रियर राज्य सरकार में TET शिक्षक बनने के लिए प्रोप्रियर गवर्नमेंट का TET होना चाहिए। हमारा प्रोप्रियर गवर्नमेंट बिहार सरकार हुआ, तो राज्य में शिक्षक बनने के लिए राज्य सरकार का TET होना चाहिए। तो
प्रोप्रियर गवर्नमेंट का टीटी होना चाहिए। तो प्रोप्रियर गवर्नमेंट का मतलब बीटेट होना चाहिए, लेकिन कई लोग सीटेट पे भी नौकरी कर रहे हैं, आने वाला समय में भी नौकरी करेंगे, उस पर भी हम आएंगे कैसे करना है। आपको हम बता रहे थे कि पहले एक समय ऐसा था कि बिहार में सीटेट को नहीं लिया जाता था, एकदम लिया ही नहीं जाता था। 2011 के आसपास की बात हम बता रहे हैं। तो उस समय हमारे जो सीनियर जो नेता हैं, जो गवर्नमेंट टीचर में हैं, वो लोग सचिवालय में गए, सचिवालय में जाके आवेदन दिए कि सर 11 के बाद टीटी नहीं हुआ है, सीटेट को भी कंसीडर किया जाए। क्योंकि बिहार में 2 बार टीटी हुआ था, एक बार 11 में, मतलब बिहार बीटेट, एक 11 में, एक बार 17 में। तो 11 के बाद कई सालों तक सीटेट नहीं हुआ। तो कुछ जो हमारे जो सीनियर जो लीडर हैं, जो गवर्नमेंट टीचर में पहले से थे, उन लोगों ने जाके आवेदन दिया कि सीटेट को भी कंसीडर किया जाए। तो राज्य सरकार ने अपना नियमावली में सीटेट को अंकित कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, अब सीटेट की बहाली होना शुरू हो गया। जब 2022 की घटना, जब हम लोग का नोटिफिकेशन 2019 में आया छठा चरण का, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ अभ्यर्थी, जब हम लोग की बहाली चल रही थी, एकदम मतलब पिक पॉइंट पे थे, नौकरी होने वाली थी, एकदम अचानक से सडनली सीटेट एक्ट केस किसी ने कर दिया। केस हम लोग तुरंत जीते थे। जीतने के बाद कुछ अभ्यर्थी है जो सीटेट एक्ट केस कर दिया। सीटेट एक्ट केस कर दिया तो भाई अब अफरा तफरी मच गया कि भाई हमारा नियुक्ति पत्र मिलने के पहले केस कर दिया। अब उसमें तो भाई हमको जी जान से कूदना पड़ा, डबल बेंच में मामला लग गया। अब उसमें हम लोग प्रिंस मिश्रा सर, मिरांक मौली सर, 2 एडवोकेट को, जो बड़े बड़े एडवोकेट है, उनको हमने उतारा उसमें, और एक और एडवोकेट को, पीके साई भी थे उसमें, पीके साई को भी हम लोगों ने अप्रोच किया। 3 एडवोकेट को हम लोगों ने पटना हाईकोर्ट में रखे, और क्योंकि नियुक्ति पत्र मिलना था, तो उसी बीच हम लोगों को सुनवाई चल रही थी और नियुक्ति पत्र हम लोगों को मिल गया। लेकिन नियुक्ति पत्र मिल गया, फिर भी केस वो चल रहा था। अब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद हमारे जितने भी गवर्नमेंट टीचर है सब सो गए कि अब हमको भाई नौकरी हो गया, आपको दिक्कत नहीं है, दिस डेट वगैरह वगैरह। अब हम लोग कुछ व्यक्ति जो कानूनी ज्ञान रखते हैं, अब हम लोग परेशान कि ना कोई चंदा दे रहा है, ना कोई फंड दे रहा है, तो अब करें तो क्या करें। तो सर हम लोगों का याद है कि हम लोग अपने अकाउंट से 2 महीना का सैलरी, उसमें तनख्वाह कम मिलता था, 40,000 रुपए अपने खाता से हम लोग निकाल के वकील साहब को दिए थे। क्योंकि हेयरिंग लगभग 21 हेयरिंग हो गया था उसमें सर, बड़ा तजुर्बा है, मतलब 21 हेयरिंग आज तक किसी केस में नहीं होता है। लिस्ट लगे, सुनवाई नहीं हो, कभी काउंटर आए कोई जवाब नहीं दे, कभी अपोजिशन का वकील नहीं आए, मतलब 21 बार केस नंबरिंग हुआ, लगभग 20-21 बार। तो वकील कहा यार इतना बार हम वहां पे हो रहा है, हमको फी चाहिए। तो हम लोग याद है सर कि उस समय 40,000 हम लोग अकाउंट से, अपने अकाउंट से निकाल के तनख्वाह जो जमा हो गया था, मतलब मोटा मोटी 6 महीने तक केस चला था हम लोग नौकरी होने के बाद भी। तो वो केस डबल बेंच में था सर, बड़ा मेहनत से प्रिंस मिश्रा सर, मिरांक मौली सर बड़ा स्टडी करके उसको हम लोग जीते कि नहीं। उसमें हम लोग दलील दिए कि भाई प्रोप्रियर गवर्नमेंट का टीटी ठीक है होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार तो 2 ही बार बिहार में टीटी कनेक्ट कराई, एक बार 11 में, एक बार 17 में, अभ्यर्थी नहीं है, तो राज्य सरकार क्यों न ले। इस ग्राउंड पे हम लोग ने डबल बेंच में केस जीत गया। यह केस जीते हुए 1.5 साल हो गया। आज हम लोग लगभग 2.5 साल से नौकरी में है, तो 1.5 साल लगभग ऐसे बीत गया। अभी क्या हुआ है कि कुछ अभ्यर्थी, अच्छा वही जजमेंट को दिखा के कुछ अभ्यर्थी झारखंड में हाईकोर्ट में केस कर दिए। वहां भी जो है जेटेट होता था, वहां पे अभ्यर्थियों को नहीं लिया जा रहा था। तो कुछ अभ्यर्थी वही हमारा जजमेंट को दिखा के वहां पे केस कर दिया और वहां भी जीत गए। ठीक है, 2 हाईकोर्ट ने हमको जीत दे दिया सीटेट एक्ट केस में कि नहीं भाई राज्य सरकार टीटी नहीं करा रही है, तो भाई आप सीटेट को कंसीडर कर सकते हैं, हमारे नियमावली में भी था। अब वहां पे झारखंड में नियमावली में नहीं था, तो जब वहां पे केस जीता तो भाई वहां की भी सरकार नियमावली में ऐड कर ली। यहाँ तक तो लोगों को बात समझ में आ गया। अभी क्या हुआ है कि कुछ अभ्यर्थी झारखंड के चले गए सुप्रीम कोर्ट, जो जेटेट पास अभ्यर्थी है, मतलब जो प्रोप्रियर गवर्नमेंट का जो टीटी पास, वहां के झारखंड टीटी जो लोकल अभ्यर्थी है, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। और बिहार के जो जिसको हम लोग हराए थे और हम लोग नौकरी में आए हैं, वो जो हारा हुआ व्यक्ति भी उसी केस में जाके टैग करा दिया है कि जो झारखंड का डिसीजन आएगा वो बिहार का डिसीजन आएगा बोल के। अब उस परिस्थिति में क्या होगा कि वहां पे कोई अभी अपोजिशन का हम लोग नहीं गए हैं। हमारा 20 आदमी के पास, क्योंकि हम लोग केस जीते थे, 20 लोगों के पास नोटिस आया हुआ है कि भाई आपके खिलाफ जो आप केस जीते थे उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, आप अपना वकील वहां रखिए, अपना सुनवाई कराइए। अब परिस्थिति ये है कि यदि अच्छा एक हियरिंग भी हो गया है और उसका हम अभी ऑर्डर देखे नहीं है, क्या थोड़ा व्यवस्था होने के कारण उसमें क्या कुछ निगेटिव शायद ऑर्डर आया है कि जो भी निर्णय होगा, आउटकम होगा या क्या होगा, पूरे देश में जो भी बहालियां जो हो रही है सीटेट पे, उस पे शायद आउटकम शायद दे दिया गया, क्या अभी हम देखे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है अभी उसका ऑर्डर निकलवाना है। तो ये एक गंभीर मसला है। यदि उसमें कोई डिसीजन यदि आता है तो जितने भी हमारे नया कैंडिडेट है वो सब हो सकता है, रेगुलर टिकट भी हो सकता है, जो सीटेट पास है, एनआईएस अभ्यर्थी भी हो सकता है,
सबकी नौकरी गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा नौकरी। सीटें कहाँ दिया, जिनका नौकरी लगा हुआ उनका भी, जो जिनका नौकरी लगा हुआ है उनको भी समस्या हो सकता है,